हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीटा बायोलॉजी। तो पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था स्ट्रक्चर ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। उसके बाद हमने डिस्कस किया था उसके द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स एसोसिएटेड विद द एलिमेंट्री कैनाल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो इस चैप्टर का मेन मकसद है, फूड कैसे डाइजेस्ट होता है, डाइजेशन ऑफ फूड। सबसे पहले जो फूड ये प्रोसेस होती है, जो डाइजेशन की प्रोसेस होती है, ये दो चीज़ों से होती है। एक तो मैकेनिकली ये डाइजेस्ट फूड होता है, दूसरा केमिकल प्रोसेस इस पे होता है। जो ये मैकेनिकल डाइजेशन होती है, दैट इज़ बाय द क्रशिंग मूवमेंट ऑफ आवर टीथ इन आवर माउथ। एंड जो उसके बाद स्टोमक में पहुंच जाता है, वहाँ भी एक चर्निंग मूवमेंट ऑफ स्टोमक वॉल होती है, उससे भी मैकेनिकल ब्रेक होता है फूड। उसके बाद जो मेन प्रोसेस है दैट इज़ केमिकल। केमिकल प्रोसेस जो होती है डाइजेशन का, जो केमिकल पार्ट होता है दैट इज़ डन बाय द डाइजेस्टिव एंजाइम्स। जो बकल कैविटी होती है वो दैट परफॉर्म्स टू मेजर फंक्शंस। एक तो मेस्टिकेशन ऑफ फूड होता है विद द हेल्प ऑफ टीथ एंड टंग। उसके बाद फैसिलिटेशन ऑफ स्वेलोइंग प्रोसेस में फैसिलिटेट करता है, क्योंकि म्यूकस मिक्स होता है विद द हेल्प ऑफ सलाइवा। The teeth and tongue, with the help of saliva, masticate and mix up the food thoroughly. म्यूकस इन सलाइवा, जो सलाइवा में म्यूकस प्रेजेंट होता है, दैट हेल्प्स इन ल्यूब्रिकेटिंग एंड एडहेरिंग। जब हमारे टीथ फूड पार्टिकल्स को ब्रेक करते हैं, अब जो मेस्टिकेटेड फूड पार्टिकल्स को एडहेयर करता है दिस म्यूकस, एंड दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द बोलस। हियर वी कैन से दैट अब माउथ से अप टू ईसोफेगस में जब फूड होता है दैट विल बी कॉल्ड एज बोलस। अब जो ये बोलस होता है ये फेरेंक्स के थ्रू ईसोफेगस में चला जाता है बाय प्रोसेस कॉल्ड स्वेलोइंग और डिग्लिटेशन। The bolus further passes through down the esophagus by successive waves of muscular contractions called the पेरिस्टालिसिस। अब इस ईसोफेगस में एक इम्पॉर्टेंट चर्निंग मूवमेंट्स हो जाती हैं। इसकी इसोफेगस के वॉल्स में चर्निंग मूवमेंट, मस्कुलर मूवमेंट्स होते हैं। उस वजह से ये बोलस जो है दैट इज़ पासड थ्रू इसोफेगस इनटू द स्टोमक। दीज टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स और दीज टाइप्स ऑफ मस्कुलर कंट्रैक्शंस आर कॉल्ड पेरिस्टालिसिस। अब जो इसोफेगस और स्टोमक के बीच में एक सिफिंटर होता है यहाँ पे, दैट्स कॉल्ड द गैस्ट्रो इसोफेजल सिफिंटर, दैट कंट्रोल्स द पैसेज ऑफ फूड इनटू द स्टोमक। अब जो हम सलाइवा की बात करेंगे, डाइजेशन ऑफ फूड इन द माउथ में कैसे केमिकल डाइजेशन हो जाती है। सबसे पहले जो हमारे 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं दैट प्रोड्यूस ए सिक्रेशन दैट इज कलेक्टिवली कॉल्ड एज सलाइवा। अब इस सलाइवा के कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल सलाइवा फर्स्ट ऑफ ऑल कंटेन्स electrolytes. Saliva contains enzymes. इलेक्ट्रोलाइट्स में कौन कौन सा होता है? सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, क्लोराइड होता है और बाइकार्बोनेट होता है। रिमेंबर दिस थिंग। अब एंजाइम, टू इंपॉर्टेंट एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन द सलाइवा। द फर्स्ट इज कॉल्ड द सलाइवरी एमाइलेस, important enzyme, and second is called the lysozyme। जो इस salivary amylase ये डाइजेशन ऑफ फूड में मदद करता है, एंड जो लाइसोजाइम होता है दैट प्रिवेंट्स, जो हमारे फूड के साथ जो भी बैक्टीरिया हमारे माउथ में चले जाते हैं उनको डिजीज से प्रिवेंट, उनको डिजीज ना काज करने दे, दैट विल बी प्रिवेंटेड बाय लाइसोजाइम। लाइसोजाइम इज एन एंटी बैक्टीरियल एंजाइम, रिमेंबर दिस थिंग। The saliva secreted into the oral cavity contains electrolytes, sodium, potassium, chloride, and bicarbonates, and two important enzymes. कौन कौन? सलाइवरी एमाइलेस एंड द लाइसोजाइम। द केमिकल प्रोसेस, अब जो सिंस वी नो दैट द एंजाइम दैट इज प्रेजेंट, एंजाइम इज प्रेजेंट इन द, हमारी ऑरल कैविटी में एक एंजाइम प्रेजेंट होता है। सो वी कैन से दैट जो केमिकल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन होती है दैट इज इनिशिएटेड इन द ऑरल कैविटी बाय द हाइड्रोलिटिक एक्शन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट सेपरेटिंग एंजाइम। जो ये सलाइवरी एमाइलेस होता है, रिमेंबर दिस थिंग, एमाइलेस जिसके भी पीछे आता है दैट इज कार्बोहाइड्रेट separating enzyme called the salivary amylase. Salivary amylase is also called ptyalin.
अब जो माउथ में डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट होती है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम कॉल्ड सलाइवरी एमाइलेज, अबाउट here about 30% of the starch is hydrolyzed in the mouth here by this enzyme who works at the optimum pH of 6.8. जो starch होता है in the mouth with the help of salivary amylase gets converted into disaccharide maltose. और जो maltose होता है ये जो salivary amylase होता है that ये काम करता है optimum pH पे that is 6.8. और जो लाइसोजाइम होता है प्रेजेंट इन द सलाइवा एक्ट एज एंटी बैक्टीरियल एजेंट, ये बैक्टीरिया को किल करता है ताकि आगे जाके कोई डिजीज़ ना हो जाए। अब ये दैट वाज द केमिकल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन द माउथ। अब फूड आएगा, जो बोलस था वो आएगा स्टोमक में। स्टोमक की तरफ अब देखेंगे हम कि स्टोमक में किस तरह डाइजेशन होती है। सिंस वी नो दैट जो स्टोमक के वॉल्स में भी एक मूवमेंट होती है, चर्निंग मूवमेंट ऑफ स्टोमक, दैट हेल्प अस इन फर्दर ब्रेक डाउन ऑफ दिस बोलस, फिजिकल डाइजेशन जिसको कहते हैं। अब और उसके बाद जो केमिकल प्रोसेस होती है दैट विल बी इनिशिएटेड बाय द गैस्ट्रिक एंजाइम्स सिक्रेटेड बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। सो लेट अस सी द डाइजेशन पार्ट इन द स्टोमक। अब जो बोलस आ गया वो स्टोमक में पहुंच गया। अब जो स्टोमक के गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, ग्लैंड्स दैट आर प्रेजेंट इन स्टोमक आर कॉल्ड गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो है इंपॉर्टेंट 3 मेजर टाइप्स ऑफ सेल्स उसमें होते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट ऑफ ऑल म्यूकस नेक सेल्स, वी सेक्रेट म्यूकस। उसके बाद पेप्टिक सेल्स और चीफ सेल्स विच सेक्रेट द प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन। जो ये पेप्टिक्स और चीफ सेल्स होते हैं दैट सेक्रेट्स ए प्रो एंजाइम और इनएक्टिव एंजाइम। ये पेप्सिनोजन जो होता है इनएक्टिव एंजाइम होता है। उसके बाद पैराइटल सेल्स और ऑक्जेंटिक सेल्स, दीज सेक्रेट HCl। एक तो HCl सेक्रेट करते हैं और दूसरी बात ये इंट्रिंसिक कैस्टल फैक्टर सेक्रेट करते हैं दैट इज एसेंशियल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। जब जो ये पैराइटल सेल्स और ऑक्जेंटिक सेल्स होते हैं ये HCl को सेक्रेट करते हैं। HCl इन टर्न की इंपॉर्टेंट फंक्शन होती है, ये इस प्रो एंजाइम जो इनएक्टिव एंजाइम पेप्टिक सेल्स ने सेक्रेट किया उसको एक्टिव एंजाइम पेप्सिन में कन्वर्ट करते हैं। और उसके बाद जो इंट्रिंसिक कैस्टल फैक्टर होता है ये दैट्स इंपॉर्टेंट फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, अब जब विटामिन B12 की डिफिशिएंसी होती है हमारी बॉडी में, ये बहुत रीजंस की वजह से हो सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे पैराइटल सेल्स की भी डिसफंक्शन इम्प्रॉपर फंक्शनिंग होती है। अगर पैराइटल सेल्स अच्छे से इंट्रिंसिक कैस्टल फैक्टर सीक्रेट नहीं करते हैं उसके बाद हमारी बॉडी में विटामिन B12 की डिफिशिएंसी होती है, बिकॉज विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन्स एंड वी विल सफर फ्रॉम द डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 एंड deficiency of vitamin B12 causes pernicious anemia. Therefore, parietal cells or oxyntic cells are also related with the anemia. Remember this thing. अब स्टोमक में जब फूड आ गया वो 4 से 5 घंटे स्टोमक में रहता है। उसके बाद जब गैस्ट्रिक सिक्रीशंस, गैस्ट्रिक जूस जब फूड के साथ मिलता है एंड बाय द चर्निंग मूवमेंट ऑफ इट इज़ मस्कुलर वॉल, इट इज़ कॉल्ड कायम। जब फूड स्टोमक में आता है उसके साथ गैस्ट्रिक जूस मिल जाता है बाय द चर्निंग मूवमेंट ऑफ द मस्कुलर वॉल ऑफ स्टोमक एंड दैट the food present in the stomach is called कायम। अब जो पेप्टिक सेल्स ने प्रो एंजाइम सिक्रेट किया, कौन? पेप्सिनोजन। द प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन, इनएक्टिव पेप्सिनोजन जो है ऑन एक्सपोजर टू हाइड्रोलिटिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड गेट्स कन्वर्टेड इनटू एन एक्टिव एंजाइम पेप्सिन। अब HCl की हेल्प से पेप्सिनोजन जो इनएक्टिव एंजाइम था ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू एक्टिव एंजाइम पेप्सिन। पेप्सिन ही एक इंपॉर्टेंट प्रोटियोलिटिक एंजाइम होता है ऑफ द स्टोमक। पेप्सिन कन्वर्ट्स प्रोटीन्स, ये प्रोटीन्स के ऊपर एक्ट करता है इनटू पेप्टियोसिस एंड प्रोटीन्स। इन जनरल इट कन्वर्ट्स इट इनटू द पेप्टाइड्स। द म्यूकस, अब जो म्यूकस होता है, म्यूकस नेक सेल्स जो सिक्रेट म्यूकस करते हैं एंड बाइकार्बोनेट्स प्रेजेंट इन द गैस्ट्रिक जूस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन ल्यूब्रिकेशन। एक तो ये ल्यूब्रिकेशन में हेल्प करते हैं फॉर स्मूथ मूवमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ म्यूकोसल एपिथेलियम फ्रॉम द
एक्सकोरेशन बाय द हाईली कंसनट्रेटेड HCl। HCl के डिटोरियसली इफेक्ट्स से प्रिवेंट करता है। म्यूकस और बाइकार्बोनेट की यही फंक्शन होती है। म्यूकस HCl से प्रिवेंट करता है, HCl से प्रिवेंट करता है, और जो बाइकार्बोनेट ये भी HCl से प्रिवेंट करता है। अब HCl की और एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन होती है, जो ये पेप्सिनोजन होता है, दैट गेट्स कन्वर्ट इनटू एक्टिव एंजाइम पेप्सिन विद द हेल्प ऑफ HCl। अब इन्फेंट्स की बात अगर की जाए, उनमें मेन प्रोटियोलिटिक एंजाइम जो होता है दैट इज कॉल्ड रेनिन। रेनिन इज द प्रोटियोलिटिक एंजाइम फाउंड इन द, वो गैस्ट्रिक जूस में होता है, स्टोमक में होता है ऑफ इन्फेंट्स विच हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन्स। वहाँ पे होता है, वहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है इन्फेंट्स में मेन, अगर अडल्ट में मेन प्रोटियोलिटिक एंजाइम होता है पेप्सिन, आप बताएं इन्फेंट्स में मेन प्रोटियोलिटिक एंजाइम कौन होता है इन द गैस्ट्रिक जूस? दैट आंसर इज रेनिन। अब स्मॉल अमाउंट्स ऑफ लाइपेसेस, अब इस गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में स्मॉल अमाउंट्स ऑफ लाइपेसेस भी प्रेजेंट होते हैं गैस्ट्रिक सिक्रीशंस में। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आल्सो सिक्रेटेड बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। अब जैसा कि हमने देखा कि जो स्टोमक में गैस्ट्रिक सिक्रीशंस की वजह से जो मेन डाइजेशन होती है दैट्स ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन डाइजेशन होती है मेनली इन स्टोमक। उसके बाद अब मस्कुलर मूवमेंट्स, पेरिस्टलेटिक मूवमेंट जैसा कि ईसोफेगस में हुए थे, स्टोमक में हुए थे, ऐसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन्स में होते हैं। वेरियस टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स generated by the muscular wall of small intestines. These movements help in through mixing up of the food and various secretions in the intestines and thereby facilitate the digestion. उसके बाद जो बाइल आता है और पेनक्रियाटिक जूस आता है, बाइल, द पेनक्रियाटिक जूस एंड इंटेस्टाइनल जूस कहाँ पे रिलीज होते हैं? इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन्स। पेनक्रियाटिक जूस एंड बाइल आर रिलीज्ड थ्रू द हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट। अब जो पेनक्रियाटिक जूस होता है और बाइल होता है दैट आर रिलीज्ड थ्रू द हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट, दैट इज गार्डेड बाय अ स्पेशल स्फिंक्टर दैट इज कॉल्ड स्फिंक्टर ऑफ ओडी। ड्यूरिनम के पास जो होता है, ड्यूरिनम में रिलीज हो जाते हैं ये, ड्यूरिनम में रिलीज होता है, दैट इज इट इज गार्डेड बाय स्फिंक्टर ऑफ ओडी। दिस इज कॉल्ड हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट। अब देखेंगे पेनक्रियाटिक जूस में कौन कौन से, पेनक्रियाटिक जूस जो होता है इट कंटेन्स मेनली इनएक्टिव एंजाइम्स। इसमें भी इनएक्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल ट्रिप्सिनोजन प्रेजेंट होता है, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेस, एमाइलेसेस, लाइपेसेस एंड न्यूक्लियसेस। जो ट्रिप्सिनोजन होता है, अब इंटेस्टाइन्स में जो इंटेस्टाइनल जूस होता है उसमें एक इंपॉर्टेंट एंजाइम प्रेजेंट होता है दैट्स कॉल्ड एंटीरियोकाइनेस। जो एंटीरियोकाइनेस होता है, जो ही स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटीरियोकाइनेस प्रेजेंट होता है, जो ही अब इस हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट से रिलीज होता है पेनक्रियाटिक जूस, उस पेनक्रियाटिक जूस में ट्रिप्सिनोजन होगा। ट्रिप्सिनोजन इन प्रेजेंस ऑफ एंटीरियोकाइनेस एक्टिवेट होता है। जो ट्रिप्सिनोजन होता है दैट इज इनएक्टिव एंजाइम एक्टिवेटेड बाय एन एंजाइम एंटीरियोकाइनेस सिक्रेटेड बाय इंटेस्टाइनल म्यूकोसा इनटू एन एक्टिव एंजाइम दैट्स कॉल्ड ट्रिप्सिन। अब ट्रिप्सिनोजन कन्वर्ट हो जाएगा ट्रिप्सिन में विद द हेल्प ऑफ एंटीरियोकाइनेस, विच इन टर्न अब उस ट्रिप्सिन बाकी जो इनएक्टिव एंजाइम्स बचते हैं, फॉर एग्जांपल काइमोट्रिप्सिनोजन है दैट विल बी एक्टिवेटेड बाय ट्रिप्सिन। यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है ट्रिप्सिनोजन जो है ये किससे एक्टिवेट होता है? ट्रिप्सिनोजन इज डायरेक्टली एक्टिवेटेड बाय एंटीरियोकाइनेस, बट अब काइमोट्रिप्सिनोजन जो है दैट इज इन टर्न एक्टिवेटेड बाय ट्रिप्सिन। रिमेंबर दिस थिंग। अब जो बाइल सिक्रेट होता है इंटर द ड्यूडेनम, उसमें इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, बाइल पिगमेंट्स होते हैं। फॉर इंपॉर्टेंट बाइल पिगमेंट्स आर बाइलिरुबिन एंड बाइलिविरिडन। उसके बाद बाइल साल्ट्स होते हैं, उसमें कोलेस्ट्रॉल होता है, इसमें इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, और फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, फॉस्फोलिपिड्स भी प्रेजेंट होते हैं। बट द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट द बाइल कंटेन्स नो एंजाइम्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बाइल कंटेन्स नो एंजाइम्स। जो बाइल होता है दैट हेल्प्स इन द इमल्सिफिकेशन, इसकी फंक्शन क्या है? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स में मदद करता है, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन्स में डाइजेशन ऑफ फैट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, दैट इज ब्रेक डाउन ऑफ फैट इनटू वेरी स्मॉल मिसलीज। अब जो बाइल की इंपॉर्टेंट दो फंक्शंस होती हैं, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट और एक्टिवेशन ऑफ लाइपेस।
रिमेंबर दिस थिंग। बाइल की जो इंपॉर्टेंट दो फंक्शंस होते हैं यही से याद रख लो। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, मतलब फैट्स को ब्रेक डाउन करने में इनटू द स्मॉल मिसलीज, और बाइल आल्सो एक्टिवेट्स लाइपेसेस, लाइपेसेस को एक्टिव करता है। लाइपेसेस फिर इंटर्न फैट्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। अब जो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में प्रेजेंट होते हैं, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में जो गॉबलेट सेल्स प्रेजेंट होते हैं दैट सीक्रेट म्यूकस, ये बहुत बारी एग्जाम में पूछा गया है। गॉबलेट सेल्स सीक्रेट म्यूकस, द सिक्रीशंस ऑफ द brush bordered cells of the small intestines along with the secretions of goblet cells constitute the intestinal juice called the succus entericus. The intestinal juice is also called succus entericus. ये secrete होता है, ये किन की secretion होती है, goblet cells की secretion in addition with the जो brush bordered cells होते हैं, goblet cells along with the brush bordered cells secrete intestinal juice also called succus entericus. अब जो इस intestinal juice में होते हैं especially enzymes like disaccharides, डाइसैकेराइडेसिस जो डाइसैकेराइड पे एक्ट करता है, फॉर एग्जांपल माल्टेसेस, डाइपेप्टाइडेसिस, लाइपेसेस, न्यूक्लियोसाइडेसिस एटसेट्रा। द म्यूकस अलॉन्ग विद द बाइकार्बोनेट्स, अब जो इसमें म्यूकस होता है सिक्रेटेड बाय गॉबलेट सेल्स एंड बाइकार्बोनेट जो होता है जो पेनक्रियाटिक जूस से आता है फ्रॉम द पेनक्रियाज, प्रोटेक्ट द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा फ्रॉम एसिड। यहाँ पे एसिड से कौन प्रिवेंट करता है, म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट्स protect the intestinal mucosa from acid as well as provide the alkaline medium, और ये प्रोवाइड करते हैं alkaline medium of pH 7.8 for the enzyme activities। अब जो intestines में enzyme होते हैं वो वर्क करते हैं at the optimum pH of alkaline pH 7.8। अब इस स्मॉल इंटेस्टाइन्स में यहाँ पे जो सकस इंटेरिकस के एंजाइम्स हैं, द सकस इंटेरिकस प्रेजेंट इन म्यूकोसा एंड जो इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है स्मॉल इंटेस्टाइन्स में दैट्स कॉल्ड ब्रेनर्स ग्लैंड, दैट इज एन एक्सेप्शन विद दिस, दैट इज प्रेजेंट इन सब म्यूकोसा, आल्सो हेल्प इन दिस। अब यहाँ पे आप याद रख सकते हैं जो स्लाइवरी एंजाइम्स होते हैं वो उनका ऑप्टिमम पीएच होता है 6.8, उसके बाद स्टोमक में चले जाते हैं, स्टोमक का गैस्ट्रिक एंजाइम्स का ऑप्टिमम पीएच होता है 1.8, और उसके बाद जो इंटेस्टाइनल एंजाइम्स होते हैं उनका पीएच ऑप्टिमम पीएच होता है 7.8। ये आप ऐसे भी याद रख सकते हैं 6.8, 1.8 and then 7.8, 8 is present in all and 6 plus 1 is equal to 7। अब जो स्टोमक में जो ये डाइजेशन प्रोसेस होगी, स्पेशली द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, उसमें कुछ पार्शली डाइजेस्टेड प्रोटीन्स रह जाएंगे, फॉर एग्जांपल प्रोटियोसिस और पेप्टोन्स, उनको डाइजेस्ट किया जाएगा अब इंटेस्टाइन्स में, फर्दर डाइजेस्ट किया जाएगा बाय द प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स ऑफ द पेनक्रियाटिक जूस। फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्रोटियोलिटिक एंजाइम ऑफ द पेनक्रियाटिक जूस ट्रिप्सिन होता है, दैट इज एक्चुअली वो इनएक्टिव एंजाइम होता है ट्रिप्सिनोजन। अब इस ट्रिप्सिनोजन को कन्वर्ट किया जाएगा एक्टिव एंजाइम बाय एंटीरियोकाइनेस ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन्स। एंटीरियोकाइनेस, अब जो ट्रिप्सिन बनेगा एक्टिव एंजाइम ट्रिप्सिन, ये इन टर्न काइमोट्रिप्सिनोजन को एक्टिव करेगा और कार्बोक्सीपेप्टाइडेस को एक्टिव करेगा। अब ये तीन एंजाइम्स, दीज आर द प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स ऑफ द पेनक्रियाटिक जूस, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सीपेप्टाइडेस। दीज विल कन्वर्ट प्रोटीन्स, undigested proteins, the partially digested peptones and proteases into the dipeptides। अब जो इंटेस्टाइन्स में रह जाएंगे डाइपेप्टाइड्स, उसके बाद जो कार्बोहाइड्रेट्स इन द कायम रहेंगे और हाइड्रोलाइज्ड बाय द पेनक्रियाटिक एमाइलेस। अब जो कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन कहाँ स्टार्ट हो गई थी, माउथ से। अब इसमें कुछ मेजर डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट्स की स्टोमक में कुछ मेजर डाइजेशन नहीं होती है कार्बोहाइड्रेट्स की, अब डायरेक्टली फ्रॉम माउथ से लेके अब इंटेस्टाइन्स में इनकी नेक्स्ट स्टेप डाइजेशन होगी। अब पॉलीसैकेराइड जो स्टार्च होंगे दैट विल बी converted into disaccharides by an enzyme called amylase, pancreatic amylase। मतलब कि जो भी इंटेस्टाइन्स में डाइजेशन होगी दैट विल बी कन्वर्टेड अप टू द स्टेज ऑफ diformers, proteins will be converted into dipeptides and polysaccharides will be converted into disaccharides।
अब उसके बाद फैट्स की डाइजेशन होगी स्मॉल इंटेस्टाइन्स में विद द हेल्प ऑफ लाइपेसेस। अब जो लाइपेसेस होते हैं इनको पहले एक्टिवेट किया जाएगा बाय बाइल, विद द हेल्प ऑफ बाइल। बाइल आल्सो एक्टिवेट्स लाइपेसेस। अब जो बाइल की दो इंपॉर्टेंट फंक्शंस हमने डिस्कस की। जो बाइल होता है दैट फर्स्ट ऑफ ऑल एक्टिवेट्स लाइपेसेस, एंड जो बाइल हेल्प इन द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट इनटू द मतलब फैट को ब्रेक किया जाएगा इनटू स्मॉलर मिसलीज। अब जो फैट्स है उनमें उन पे एक्ट करेगा लाइपेसेस इनटू द डाइग्लिसराइड्स, एंड डाइग्लिसराइड्स को कन्वर्ट किया जाएगा इनटू द मोनोग्लिसराइड्स। उसके बाद जो न्यूक्लियसेस ऑफ द पेनक्रियाटिक जूस में जो न्यूक्लियसेस होंगे दैट विल एक्ट ऑन द न्यूक्लिक एसिड्स टू फॉर्म द न्यूक्लियोटाइड्स एंड देन द न्यूक्लियोसाइड्स। न्यूक्लिक एसिड पे एक्ट किया जाएगा न्यूक्लियसेस ऑफ द पेनक्रियाटिक जूस, कन्वर्ट किया जाएगा इनटू न्यूक्लियोटाइड्स और फिर आखिर पे न्यूक्लियोसाइड्स। द एंजाइम्स इन द सकस एंटेरिकस, जो इंटेस्टाइनल एंजाइम्स होते हैं एक्ट ऑन द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ द एबो रिएक्शंस। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है जो एबो रिएक्शंस हमने पढ़े वो पेनक्रियाटिक जूस डाइजेशन होती है। उसके बाद अब जो मेन एंजाइम्स प्रेजेंट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन्स, द गैस्ट्रिक इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स आर आल्सो कॉल्ड इंटेस्टाइनल सिक्रीशंस आर कलेक्टिवली कॉल्ड सकस एंटेरिकस। अब उनके एंजाइम्स इनके एंड प्रोडक्ट पे एक्ट करेंगे to form respective simple absorbable forms. For example, जो intestinal pancreatic जो ट्रिप्सिनोजन, जो ट्रिप्सन, काइमोट्रिप्सन और कार्बोक्सीपेप्टाइडेस जो प्रोटीन्स को कन्वर्ट करेंगे इनटू डाइपेप्टाइड्स। अब उन डाइपेप्टाइड्स पे फर्दर इंटेस्टाइन्स में एक्ट करेंगे ये सकस एंटेरिकस के एंजाइम्स। अब उनको कन्वर्ट किया जाएगा इनटू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स, फॉर एग्जांपल अमाइनो एसिड्स, और इन न्यूक्लियोसाइड्स को कन्वर्ट किया जाएगा into simple absorbable forms। जो ये फाइनल स्टेप्स होंगे डाइजेशन के, दे ऑकर इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी विद द म्यूकोसल एपिथेलियल सेल्स ऑफ द इंटेस्टाइन्स। इन इंटेस्टाइन्स के जो एंड प्रोडक्ट्स होंगे ये यहाँ पे रिलीज होंगे ताकि फिर इनको एब्जॉर्ब किया जाएगा इजीली इनटू द ब्लड। अब जो पेनक्रियाटिक जूस में जो एंजाइम्स थे उन्होंने फॉर एग्जांपल पार्शियली प्रोटीन्स और पार्शियली डाइजेस्टेड प्रोटीन्स को कन्वर्ट किया इनटू डाइपेप्टाइड्स, और पॉलीसैकेराइड्स को कन्वर्ट किया इनटू डाइसैकेराइड्स। फॉर एग्जांपल इंपॉर्टेंट डाइसैकेराइड लैक्टोज या सक्रोज, और जो न्यूक्लिक एसिड्स को कन्वर्ट किया इनटू न्यूक्लियोटाइड्स या न्यूक्लियोसाइड्स। अब इनके एंड प्रोडक्ट्स पे एक्ट करेंगे इनको, और फैट्स को कन्वर्ट किया इनटू डाई एंड मोनोग्लिसराइड्स। अब इनके जो एंड प्रोडक्ट्स थे इन पे एक्ट करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन सकस एंटेरिकस में जो एंजाइम्स हैं। फॉर एग्जांपल जो डाइपेप्टाइड्स हैं उनको कन्वर्ट किया जाएगा अमाइनो एसिड्स विद द हेल्प ऑफ डाइपेप्टाइडेस, और माल्टोस को फॉर एग्जांपल डाइसैकेराइड माल्टोस को कन्वर्ट किया जाएगा टू ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स में विद द हेल्प ऑफ माल्टेस। सिमिलरली लैक्टोस एक इंपॉर्टेंट डाइसैकेराइड है, इस पे एक्ट करेगा लैक्टेस दैट विल कन्वर्ट इट इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोस। And sucrose is also a disaccharide. It will be converted into glucose and fructose with the help of sucrase. अब जो न्यूक्लिक एसिड को कन्वर्ट किया गया न्यूक्लियोटाइड्स में, न्यूक्लियोटाइड्स पे एक्ट करेंगे न्यूक्लियोटाइडेसिस इंटू न्यूक्लियोसाइड्स पे फिर फर्दर एक्ट करेंगे न्यूक्लियोसाइडेसिस इंटू शुगर एंड बेसिस, नाइट्रोजनस बेसिस। अब जो डाइसैकेराइड्स हैं डाइग्लिसराइड एंड मोनोग्लिसराइड्स हैं उन पे एक्ट करेंगे लाइपेसेस that will be converted into fatty acids and glycerol into the individual components। अब जो सकस एंटेरिकस के जो एंजाइम्स हैं इन्होंने इन प्रोडक्ट्स को कन्वर्ट फाइनल एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स में कन्वर्ट किया। अब इन अमाइनो एसिड्स को एब्जॉर्ब किया जाएगा इनटू द थ्रू सेल्स ऑफ द स्मॉल एंटेरोसाइट्स इनटू द ब्लड, और ग्लूकोज को एब्जॉर्ब किया जाएगा इनटू द ब्लड। सिमिलरली जो शुगर्स यहाँ से रिलीज होंगे इनको एब्जॉर्ब किया जाएगा इनटू द ब्लड, और जो फैटी एसिड्स ग्लाइसरॉल है इनको एब्जॉर्ब किया जाएगा इनटू द ब्लड, एंड दैट इज द सेकंड प्रोसेस कॉल्ड द एब्जॉर्प्शन।
अब यहाँ पे जो डाइजेशन होती है स्मॉल इंटेस्टाइन्स में, जो डाइजेशन पार्ट होता है इधर जो या तो वो पेनक्रियाटिक जूस के एंजाइम से होगा या तो एंटीरोकाइनेस के एंजाइम से होगा, बट दैट इज एक्सक्लूसिवली रिलेटेड टू ड्यूडेनम ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, ड्यूडेनम रीजन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन्स। और जो उसके दो पार्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल जिजिनम और इलियम, दैट इज एसोसिएटेड विद द एब्जॉर्प्शन प्रोसेस। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ड्यूडेनम है दैट इज रिलेटेड विद द डाइजेशन, और जिजिनम और इलियम जो है दैट आर एसोसिएटेड विद द एब्जॉर्प्शन प्रोसेस। और जो अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्बड सब्सटेंसेस हैं जिनको डाइजेस्ट नहीं करेंगे हमारे एंजाइम्स, उनको पास आउट किया जाएगा, दैट विल बी पास्ड ऑन टू द लार्ज इंटेस्टाइन्स। अब जो लार्ज इंटेस्टाइन्स होते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन्स में सिंस लार्ज इंटेस्टाइन्स में कोई सिग्निफिकेंट एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता है, दैट्स वाई नो सिग्निफिकेंट डाइजेस्टिव एक्टिविटी ऑकर्स इन लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन्स में कोई डाइजेस्टिव प्रोसेस नहीं होती है, ऑल्दो इट हैज़ वेरी important functions. For example, it helps in the absorption of water along with the minerals and certain ड्रग्स को एब्जॉर्ब करने में, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने में और वाटर को एब्जॉर्ब करने में लार्ज इंटेस्टाइन्स का रोल है। सिक्रेशन ऑफ म्यूकस, अब लार्ज इंटेस्टाइन में भी म्यूकस सिक्रेट होता है, दैट हेल्प्स इन द एडहरिंग ऑफ वेस्ट अनडाइजेस्टेड पार्टिकल्स टुगेदर एंड ल्यूब्रिकेटिंग इट फॉर द इजी पैसेज। अब जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा या अनएब्जॉर्ब्ड फूड होगा कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड द फीसिस, इंटर्स इनटू द सीकम। जो अनडाइजेस्टेड फूड है दैट इंटर्स इनटू द फर्स्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन्स, जो स्मॉल इंटेस्टाइन्स के लास्ट पार्ट से अब लार्ज इंटेस्टाइन्स के फर्स्ट पार्ट में इंटर करेगा थ्रू an important valve that's called ileocecal valve that's present between the ileum of the large intestine and cecum of the ileum of the small intestines and cecum of the large intestines, which prevents the backflow of the fecal matter, that will not allow the fecal matter to go back into the small intestines. It is temporarily stored in the rectum. This fecal matter is temporarily stored in rectum till defecation. अब जो द एक्टिविटीज़ ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की जो फंक्शन है, दैट इज़ अंडर द न्यूरल कंट्रोल एज वेल एज अंडर द हार्मोनल कंट्रोल फॉर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन विद द डिफरेंट पार्ट्स। फॉर एग्जांपल, जब भी हम कोई स्वीट चीज़ देखते हैं तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है, दैट इज़ द स्टिमुलेशन फॉर सिक्रीशन ऑफ सलाइवा। ऐसे ही गैस्ट्रिक और इंटेस्टाइनल सिक्रीशंस के लिए दैट आर आल्सो सिमिलरली स्टिमुलेटेड बाय द न्यूरल सिग्नल्स। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है, जो न्यूरल सिग्नल्स होते हैं, न्यूरल जो मस्कुलर एक्टिविटी ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल कैन आल्सो बी मॉडरेटेड बाय न्यूरल मैकेनिज्म्स, कैन आल्सो बोथ लोकल एंड थ्रू द CNS। जो मस्कुलर एक्टिविटीज़ हैं हमारे GIT के, दैट विल बी मॉडरेटेड बाय न्यूरल मैकेनिज्म्स थ्रू बोथ लोकल एंड थ्रू द CNS। बट जो हार्मोनल कंट्रोल यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हार्मोनल कंट्रोल जो सिक्रीशंस के लिए होता है दैट इज कैरिड आउट बाय द लोकल हार्मोन्स प्रोड्यूसड बाय गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। जो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा और गैस्ट्रिक म्यूकोसा में इंपॉर्टेंट हार्मोन सिक्रेट होते हैं, दैट वही रेगुलेट करते हैं द सिक्रीशन, वही कंट्रोल करते हैं द सिक्रीशन ऑफ द डाइजेस्टिव जूसेस। So let us discuss about the calorific value of proteins, carbohydrates and fats. First of all हम देखेंगे कि calorific value की definition क्या होती है। It is the amount of energy required to raise the temperature of 1 gram of water by 1 degree Celsius. Or we can also say that the amount of heat energy liberated from the complete combustion of 1 gram of
food. The food can be protein, carbohydrate or fat. That's called the calorific value of that food. Here we हमें calorific value याद रखने हैं. हमें यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि मैच द फॉलोइंग calorific values. हम physiological values याद रखेंगे. फॉर एग्जांपल जो calorific value ऑफ प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स होता है, the physiological calorific value of carbohydrates is 4 kilocalories per gram. That is 4 kilocalories of energy is liberated when 1 gram of carbohydrate is combusted. 4 kilocalories per gram is for protein. That is 4 kilocalories of energy is liberated when 1 gram of protein is combusted. And 9 kilocalories for the fat. And 9 kilocalories of energy is liberated when 1 gram of fat is combusted. Here यहाँ पे हम ये हमें ये रीज़न भी मिलता है कि हमारी बॉडी में जो हमारी बॉडी में रिजर्व फूड जो है वो फैट की फॉर्म में क्यों स्टोर होता है, क्योंकि हमें ये फैट जो होता है दैट इज़ कंसनट्रेटेड फॉर्म ऑफ एनर्जी. इसका कैलोरीफिक वैल्यू बहुत हाई होता है as compared to that of proteins and carbohydrates. Now from here we will start discussing absorption of the digested products. अब स्मॉल इंटेस्टाइन्स में हमारे पास प्रोटीन्स की कंप्लीट डाइजेशन होती है. अब प्रोटीन्स को कन्वर्ट किया जाता है फाइनली इनटू द अमाइनो सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स जो कि हम ब्लड में एब्जॉर्ब कर सकेंगे. प्रोटीन्स फॉर एग्जांपल प्रोटीन्स आर कन्वर्टेड इनटू अमाइनो एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स आर कन्वर्टेड इनटू सिंपल शुगर्स, मोनोसैकेराइड्स फॉर एग्जांपल ग्लूकोज, गैलेक्टोज, एंड फैट्स आर कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरॉल. अब हम देखेंगे कि अब ये सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स को हम एब्जॉर्ब करेंगे थ्रू इंटेस्टाइनल म्यूकोसल सेल्स. अब ल्यूमन ऑफ इंटेस्टाइन से ये एब्जॉर्ब होंगे इनटू द इंटेस्टाइनल म्यूकोसल सेल्स एंड फ्रॉम इंटेस्टाइनल म्यूकोसल सेल्स को पास करके ये जाएंगे इनटू द ब्लड और lymph. Lymph is in case of fats, in case of fatty acids and glycerol. अब जो दिस प्रोसेस ये ट्रांसपोर्ट फ्रॉम म्यूकस फ्रॉम ल्यूमेन ऑफ द इंटेस्टाइन्स इनटू द देन थ्रू द इंटेस्टाइनल म्यूकोसल सेल्स इनटू द ब्लड. दिस ट्रांसपोर्ट इज ईदर बाय पैसिव ट्रांसपोर्ट और ईदर बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट और ईदर बाय फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म्स. या तो पैसिवली होगा या एक्टिवली होगा जहाँ पे एटीपी का इस्तेमाल यूज़ किया जाएगा, या तो फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट होगा सिंपल डिफ्यूजन facilitated diffusion with the help of carrier proteins. अब small amount of monosaccharides like glucose, amino acids and some electrolytes like chloride ions जो हैं ये generally absorb होते हैं by simple diffusion. सिंपल डिफ्यूजन जिसमें भी होगा उसकी रेट जो है वो डिपेंड करेगी डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. However, some substances like glucose, amino acids are absorbed with the help of carrier proteins. कुछ जगह glucose और amino acids are transported with the help of carrier proteins. That is through facilitated transport mechanisms. जो वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है दैट डिपेंड्स अपॉन द ऑस्मोटिक ग्रेडियंट. एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑकर्स अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. दैट्स व्हाई एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी लगती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. वेरियस न्यूट्रिएंट्स लाइक अमाइनो एसिड्स जो है, मोनोसैकेराइड्स लाइक ग्लूकोज, इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक सोडियम आर एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट. अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन है. यहाँ पे भी एक ग्लूकोज था, अमाइनो एसिड्स एंड सम इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक क्लोराइड आयन जो है दैट इज ट्रांसपोर्ट. यहाँ पे ये लिखता है कि दैट इज ट्रांसपोर्टेड बाय सिंपल डिफ्यूजन, बट यहाँ पे ये बोलता है कि अमाइनो एसिड्स और ग्लूकोज इन विद और इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक सोडियम आर एब्जॉर्ब्ड बाय ब्लड बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट. अब हम याद रखेंगे कि अब हम ये याद रखेंगे जो ये इंटेस्टाइनल ल्यूमेन है, स्मॉल इंटेस्टाइन्स का ल्यूमेन, ये इंटेस्टाइनल म्यूकोसल सेल्स है और ये ब्लड है. जो अमाइनो एसिड्स विथ अगर क्वेश्चन में दिया गया था कि अमाइनो एसिड ग्लूकोज इन पर अगर उसके साथ दिया गया था क्लोराइड आयन.
आप याद रखेंगे क्लोराइड आयन के साथ सिंपल डिफ्यूजन, क्लोराइड आयन जब होता है तो अब अमीनो एसिड्स और ग्लूकोज से ये सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस से ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। अब अगर वहाँ पे लिखा था अमीनो एसिड्स ग्लूकोज एंड electrolytes like sodium ions are transported through, आप याद रखेंगे that are transported by active transport and that requires energy in the form of ATP। यहाँ पे आप क्लोराइड आयन रेफरेंस लोगे, यहाँ पे आप सोडियम आयन का रेफरेंस लेंगे। अब इन केस ऑफ फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरॉल, फैटी एसिड्स और ग्लाइसरॉल जो कि लिपिड डाइजेशन के एंड प्रोडक्ट्स हैं, सिंस दे आर इनसॉल्युबल एंड कैन नॉट बी अब्जॉर्बड इनटू द ब्लड एज सच। अब पहले वो उनको क्या किया जाता है, जब फैटी एसिड्स और ग्लाइसरॉल इंटेस्टाइनल म्यूकोसल सेल्स में चले जाते हैं, वहाँ पे उनको पहले कवर किया जाता है विद अ प्रोटीन कोट। फर्स्ट इनकॉर्पोरेटेड इनटू द स्मॉल ड्रॉपलेट्स कॉल्ड द मिसिलीज, फर्स्ट इनको कन्वर्ट किया जाता है इनटू द स्मॉल ड्रॉपलेट्स कॉल्ड मिसिलीज विच मूव इनटू द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, उनको इंटेस्टाइनल म्यूकोसा सेल्स में लिया जाता है एंड उनके ऊपर ये फैट ग्लोब्यूल्स के ऊपर एक प्रोटीन कोट चढ़ाई जाती है एंड दैट कॉम्प्लेक्स इज देन कॉल्ड एज काइलोमाइक्रॉन्स विच आर देन ट्रांसपोर्टेड, दीज काइलोमाइक्रॉन्स आर देन ट्रांसपोर्टेड into the lymph vessels lacteals in the villi. These lymph vessels ultimately released the absorbed substance into the blood stream. अब हम बात करेंगे जो फैटी एसिड्स, जो फैट के एंड प्रोडक्ट्स हैं, फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरॉल बीइंग इनसॉल्युबल, सिंस वी नो दैट दे आर इनसॉल्युबल एंड कैन नॉट बी एब्जॉर्ब्ड डायरेक्टली इनटू द ब्लड। फर्स्टली उनको क्या किया जाता है, दे आर फर्स्टली इनकॉर्पोरेटेड इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट्स, पहले ये फैटी एसिड्स इनको कन्वर्ट किया जाता है इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट्स कॉल्ड मिसिलीज एंड देन इनटू द म्यूकोसल इंटेस्टाइनल सेल्स। They are reformed into very small protein-coated fat globules called chylomicrons, which are transported into the lymph vessels called lacteals in the villi. These lymph vessels ultimately release the absorbed substances into the bloodstream. लेट अस सी एट दिस डायग्राम। जो फैटी एसिड्स और ग्लाइसरॉल है, इनको पहले कन्वर्ट किया जाता है इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट्स कॉल्ड मिसिलीज। इन मिसिलीज को फिर इंटेस्टाइनल म्यूकोसल सेल्स में लिया जाता है, वहाँ पे उनके ऊपर एक प्रोटीन कोट चढ़ाई जाती है दैट्स कॉल्ड काइलोमाइक्रॉन। दिस काइलोमाइक्रॉन इज देन ट्रांसपोर्टेड बाय लिम्फ वेसल्स कॉल्ड लैक्टिलस इनटू द लिम्फ एंड देन लिम्फ से ये फिर लिम्फ में लिम्फेटिक वेसल्स इसको फिर ब्लड में ट्रांसपोर्ट करते हैं। इनडायरेक्टली दे आर ट्रांसपोर्टेड इनटू द ब्लड थ्रू लिम्फ। दैट इज हाउ फैट्स आर एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड। अब जो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस होती है वो टेक्स प्लेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल होती है। फॉर एग्जांपल माउथ से स्टार्ट होते हैं, स्टोमक में भी होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन्स में भी होती है, माउथ में भी कुछ एब्जॉर्प्शन होती है एंड एंडिंग अप द लार्ज इंटेस्टाइन्स। हाउएवर जो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होती है दैट ऑकर्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन्स। सिंस हमने पिछले सेक्शन में पढ़ा था कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन्स के ड्यूडेनम, जिजिनम और इलियम होते हैं। ड्यूडेनम इज मेनली एसोसिएटेड विद द डाइजेशन और जिजिनम एंड इलियम जो है दैट आर मेनली एसोसिएटेड विद द एब्जॉर्प्शन प्रोसेस। अब हम एब्जॉर्प्शन साइट्स एंड सब्सटेंस एब्जॉर्बर पढ़ेंगे इस टेबल से। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द एब्जॉर्प्शन टेकिंग प्लेस इन द माउथ। सर्टेन ड्रग्स जो होते हैं कमिंग इन कॉन्टैक्ट, जो म्यूकोसा, जो माउथ के म्यूकोसा के कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं, वो वहाँ पे एब्जॉर्ब होते हैं एंड लोअर साइड ऑफ द टंग भी एब्जॉर्ब होते हैं इनटू द ब्लड कैपिलरीज लाइनिंग देम। उसके बाद स्टोमक में जो एब्जॉर्प्शन होती है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, सिंपल शुगर्स वहाँ पे एब्जॉर्ब होते हैं एंड अल्कोहल, दिस इज इंपॉर्टेंट, एब्जॉर्प्शन ऑफ अल्कोहल टेक्स प्लेस इन स्टोमक। उसके बाद जो मेन एब्जॉर्प्शन, यहाँ पे मेन एब्जॉर्प्शन होती है, दिस इज द मेन एब्जॉर्प्शन साइट, स्मॉल इंटेस्टाइन्स।
This is the principal organ of absorption of nutrients. The digestion is completed here. जो as we know that digestion जो है यहीं पे complete होती है. Large intestine में कोई enzyme नहीं होता है. That's why large intestine में कोई significant digestion नहीं होती है. Small intestine में digestion complete होती है. And the final product of digestion जो होते हैं, for example glucose होता है, fructose होता है, fatty acids होते हैं, glycerol होते हैं, amino acids होते हैं, are absorbed through the mucosa into the blood stream and lymph. ये जो रिमेनिंग सब्सटेंसेस रिमेनिंग एंड प्रोडक्ट्स हैं इनको ब्लड में लिया जाता है. उसके बाद जो फैटी एसिड्स एंड फैट के एंड प्रोडक्ट्स हैं, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, इनको लिम्फ में एब्जॉर्ब किया जाता है एंड लिम्फ देन ट्रांसपोर्ट बैक इन देम इनटू द ब्लड स्ट्रीम. अब लार्ज इंटेस्टाइन्स में जो एब्जॉर्प्शन होती है मेनली ऑफ वाटर, सम मिनरल्स एंड सर्टेन ड्रग्स टेक्स प्लेस. मेनली ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन. अब जो एब्जॉर्बड सब्सटेंसेस हैं जिनको ब्लड में एब्जॉर्ब किया गया, दे फाइनली रीच इनटू द टिश्यूज विच यूटिलाइज देम फॉर देयर एक्टिविटीज. दिस प्रोसेस कॉल्ड एसिमिलेशन. इस प्रोसेस को एसिमिलेशन कहा जाता है. द डाइजेस्टिव वेस्ट जो फूड अनडाइजेस्टेड रह गया या अनएब्जॉर्बड रह गया, वो जो पास होता है थ्रू द लार्ज इंटेस्टाइन्स इज सॉलिडिफाइड इनटू कोहेरेंट फीसेस in the rectum, initiate a neural reflex. वो neural reflex एक initiate करते हैं, causing an urge or desire for its removal. उस reflex से फिर urge होती है, desire for its removal. The ejection of feces to the outside through the anal opening is called defecation. Is a voluntary process. Important point. जो defecation है, the process is a voluntary and is carried out by a mass peristaltic movement.